देखिएगा पहला ही प्रश्न है आपका, तो कक्षा 12वीं की बात कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री की, है ना। तो आपका पहला ही प्रश्न है कि लवण सेतु क्या है और इसके दो कार्य लिखिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा जा चुका है ना। 2023 का प्रश्न है ये। लवण सेतु क्या है, इसके कार्य लिखो। इसके कार्य भी हमें लिखना है ना। ये एक सेतु होता है, जैसे एक ब्रिज होता है कि नहीं, उसी टाइप का एक ब्रिज है ना। तो ये ब्रिज क्या करता है, आपने देखा ही होगा, है ना। ब्रिज क्या करता है भैया, हमें उस मतलब जैसे आपने देखा होगा कि नदी के ऊपर जैसे सेतु बना हुआ है, जैसे आपने देखा होगा जो राम सेतु देखा है ना, टीवी के अंदर देखा, असली में तो नहीं देखा। नदी या समुद्र में बना रखा है ना, एक जगह से जैसे ये इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, और ये सेतु ये इन्होंने भाटे लगा रखे हैं, और ये सेतु इसके ऊपर से हमने सुना था कि भाई भगवान राम भी गए थे, श्रीलंका गए थे, है ना। तो ये सेतु क्या करता है, इधर के पानी को और इधर के पानी को मिलने नहीं देता है। क्या करता है ये, इनको मिलने नहीं देता है। इस पे एक ब्रिज बना दिया, जो भैया सेतु बन गया है और जाने के लिए रास्ता हो गया, ये इनको मिलने नहीं देता है, ठीक है ना। ठीक है, तो लवण सेतु क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले आपके दिमाग में बनाया कि सेतु क्या है, लिखिएगा आप। पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl या हम कहें पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, या सोडियम सल्फेट, या हम बात करें सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट। तथा अगर विलयन, तथा अगर विलयन, तथा अगर विलयन, मतलब ये देखो 1 2 3 और 4, ठीक है ना, इनमें से कोई सा भी एक विलयन, अगर विलयन की जेली से भरी हुई, की जेली से भरी हुई यू आकार की, जेली से भरी यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं, है ना भैया। आपके पास ये देखो 1 2 3 और 4 आपके पास ये पदार्थ हैं। इनमें से कोई सा भी एक पदार्थ आपको, किसी का भी एक का विलयन आपको जेली में भरना है, और वो जेली कैसी होना चाहिए, यू आकार की होना चाहिए, और उसे हम लवण सेतु कहते हैं। अब लवण सेतु के कार्य की बात करें कि भाई इसके कार्य क्या है ना। तो इसके कार्य पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिएगा इसका कार्य कि यह दोनों विलयन को आपस में मिलने नहीं देता। यह दोनों विलयन को आपस में मिलने नहीं देता है। दोनों विलयन को आपस में मिलने नहीं देता है। नंबर टू ये है कि दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है ना। दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। दोनों विलयनों की उदासीनता बनाए रखता है। और नंबर तीसरा है कि इसके द्वारा
दो विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है, अर्थात यह विद्युत परिपथ पूर्ण करवाता है ना। देखिएगा तीसरा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भैया यह दो विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क करवाता है, अर्थात यह परिपथ पूर्ण करता है तथा परिपथ पूर्ण, जिससे परिपथ पूर्ण होता है, जिससे परिपथ पूर्ण होता है। यानी कि यह विद्युत संपर्क करवाता है और परिपथ को पूर्ण करवाता है, दोनों विलयनों को आपस में मिलने नहीं देता है और उनकी विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ये लवण सेतु के महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मैंने आपको लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम इसी क्रम में लेंगे और वह प्रश्न होगा भैया हमारा विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। लिखो बेटा, अगला प्रश्न लिखो, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है ना। क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बल और विभवांतर विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा किसी खुले परिपथ में जिसमें कि धारा अभी नहीं बह रही है क्योंकि परिपथ खुला हुआ है ना, तो किसी खुले परिपथ में जब कोई धारा प्रभावित नहीं हो रही हो तो एक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर लिखो। नंबर 1, किसी खुले परिपथ में एक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिव मोटिव फोर्स, इसको इलेक्ट्रिव मोटिव फोर्स भी कहते हैं, है ना। ठीक है ना, ये विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें अब शर्त क्या है कि परिपथ आपका खुला हुआ होना चाहिए, परिपथ में धारा प्रभावित नहीं हो रही हो, उस समय की कंडीशन है कि उसके जो सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, ये जो सेल है आपका, इसका एक इलेक्ट्रोड ये है, एक ये है ना, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, इनके बीच में जो विभव में जो अंतर है उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। कब? जब धारा नहीं बहती हो। अगर इसको आपने जोड़ दिया, इसको भी आपने जोड़ दिया, अब इसमें धारा बहना शुरू हो गई, उस समय की स्थिति नहीं, जब परिपथ खुला है। अब विभवांतर में क्या हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, चाहे परिपथ खुला हो या परिपथ बंद हो। बंद का मतलब, परिपथ बंद का मतलब ये होता है कि उसमें धारा बह रही है। ठीक है ना, तो किसी भी परिस्थिति में, यहां लिखिए नंबर 1, किसी भी परिस्थिति में सेल के दो इलेक्ट्रोड किसी भी परिस्थिति में सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव
में अंतर विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभव में जो अंतर है वह विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना भैया? चलो लिखो, यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है। यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है। यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है। यह सेल द्वारा प्राप्त सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है। अधिकतम वोल्टेज से कम होता है। अधिकतम वोल्टेज से कम होता है। चलिएगा अगला लिखते हैं भैया, विभवांतर द्वारा परिकलित, या चलो यहाँ लिखो विद्युत वाहक बल द्वारा, विद्युत वाहक बल द्वारा परिकलित कार्य सेल द्वारा किए गए कार्य से अधिक होता है। परिकलित कार्य सेल द्वारा किए गए कार्य से अधिक होता है। नंबर तीसरा है ना, विभवांतर द्वारा परिकलित कार्य सेल द्वारा किए गए कार्य से कम होता है। चलो चौथा भैया हमारा है कि इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। इसे भी वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। इसे भी वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, परीक्षा में पूछा गया है। तो ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया है। ठीक है ना? चलिएगा अब अगला प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भैया सेल स्थिरांक किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है। तो सेल स्थिरांक किसे कहते हैं तो मैंने कल बता दिया था आपको, है ना। विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच में संबंध हमें याद करना है, क्योंकि ये 2019 में पूछा गया है। अरे आज ये तो दिन भर ही आना जाना लगा ही रहता है, बहुत ज़्यादा आते हैं इस मूल्य में। विशिष्ट चालकता क्वेश्चन, विशिष्ट, चलो हिंदी में पूरा ही लिख दो, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध याद करो। इसमें संबंध हमें याद करना बेटा, विशिष्ट चालकता
वह सेल स्थिरांक में संबंध ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको पढ़ाया था तो विशिष्ट चालकता है ना, विशिष्ट चालकता की जो मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी है ना, तो देखिएगा किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद A के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। और विशिष्ट चालकता को हम क्या से दर्शाते हैं, रो से, है ना। विशिष्ट चालकता को हमने आपको क्या बताया था, देखो तो विशिष्ट चालकता को क्या से दर्शाया था, रो से बताया था ना। चलिएगा तो लिखो बेटा कि भैया किसी चालक पदार्थ, लिखो यहाँ किसी चालक पदार्थ, चालक पदार्थ में कौन, अब तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कोई सा भी है ना, ये जिसमें धारा बहती है वो चालक होता है। किसी चालक पदार्थ, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब धारा को बहने से रोकने की का गुण, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, किससे, R से। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई, किसकी लंबाई, चालक की लंबाई, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L, उसकी लंबाई L के समानुपाती, L के समानुपाती, वह उस चालक के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका विलोम। जैसे कि अब इसको गणित में लिखें अपन, गणित में इसको हम कैसे लिखेंगे कि R किसके समानुपाती है, L के, तथा R किसके व्युत्क्रमानुपाती है, A के। तो अब इनको एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं, एक साथ हम लिख सकते हैं L अपॉन A, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये समानुपाती का निशान हटेगा तो क्या लगेगा, ये A, ये रो है ना, और ये L बटे A, ये L है बेटा, है ना, ये L है, ये L, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रो है ना, ये विशिष्ट चालकता है, इसको हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, समझ गए ना। ये रो को क्या बोलेंगे हम, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए मुझे, इसको समीकरण एक नाम दे दो, क्या दे दो, समीकरण। सेल स्थिरांक हमने पढ़ा था ना, तो सेल स्थिरांक में हमने क्या पढ़ा था भैया, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को हमने कैसे दर्शाया था, x से, सेल स्थिरांक x जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेल स्थिरांक x किसके बराबर होता है, चालक की लंबाई के बराबर, किंतु उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, उसकी व्युत्क्रम। x बराबर L A लिखाया था क्या मैंने, कल लिखाया था, x बराबर L A, है ना। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 से L बटे A का मान, L बटे A, ये L बटे A है ना, L बटे A, इसकी जगह क्या आ सकता है, इसकी जगह क्या आ जाएगा बताओ, x आ जाएगा ना। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखो यहाँ समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे बेटा, देखिएगा अब आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, R बराबर रो और इसकी जगह आ जाएगा x, है ना, रो x, क्या आ गया ये, रो x, ठीक है। यहाँ तक आ गया भैया, आ गए। अब हमें x निकालना है, हमें क्या निकालना भैया, x निकालना है, तो क्या हो जाएगा, R बटे रो बराबर x, R बटे रो बराबर x, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल हो गया।
अब देखिएगा आर क्या है बेटा आपका, आर किसको बोलेंगे अपन, आर यानी क्या है, प्रतिरोध। आर क्या है आपका, प्रतिरोध। और रो क्या है, रो क्या है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है क्या। देखो देखो, विशिष्ट प्रतिरोध को रो कहते हैं ना। तो रो आपका क्या है बेटा, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या, एक्स को हम क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक। मैंने ये हिंदी में लिख दिया। अब बताइए प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर, प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो चूंकि, देखिएगा ध्यान से, ये लिख दो, चूंकि प्रतिरोध जो होता है वो चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर चालकता अधिक है तो प्रतिरोध कम है। तो ये प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है भैया, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब ये मान हम कहां पे, देखो ध्यान से देखिएगा, इसका मान और इसका मान यहां रख दो। बोलो प्रतिरोध की जगह क्या रखूं, प्रतिरोध की जगह आ जाएगा 1/, और विशिष्ट प्रतिरोध की जगह 1/, विशिष्ट, और बराबर में सेल स्थिरांक। अब आप देखिएगा विलोम, अब इसका उलट गुणित करेंगे। ये क्या है आपका, ऊपर क्या है, 1/, चालकता। अब गुणित में देखिएगा उलट गुणित कैसे होता है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया, क्या हो गया, ये हो गया विशिष्ट चालकता, और ये एक है ना, ये नीचे आ गया, 1/, में आ गया, बराबर क्या, सेल स्थिरांक। है ना, चलिएगा यहां तक हमारी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसके बाद की स्टेप देखिएगा आप, ऊपर क्या है, इसके बाद में हम देखते हैं कि ऊपर विशिष्ट चालकता है, और विशिष्ट चालकता का गुणा किसमें करेंगे हम, 1 में करेंगे, तो कोई चेंज होगा क्या, नो चेंज। तो ऊपर लिख दो आप विशिष्ट चालकता, और नीचे आपका आ जाएगा क्या, सिर्फ चालकता, नीचे आ जाएगा चालकता, बराबर क्या बेटा, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। नीचे कितना, 1, तिरछा गुणा करो, इसका इसमें और इसका इसमें, तिरछा गुणा करते हैं भैया अब हम। तो जब हम तिरछा गुणा करते हैं तो हम क्या देखते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा, चालकता गुणित सेल स्थिरांक। और यह संबंध हमने आपको निकाल के दिखाया, यही संबंध हमें इसमें ज्ञात करना था, यह संबंध हमें इसमें ज्ञात करना था, और मैंने आपको निकाल के ज्ञात करके बताया ये संबंध। चलिए, है ना, वही बन लिया बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस बात। फिर और कराता हूँ अभी मैं आपको, है ना, अभी आपको मैं और सवाल कराऊंगा। चलो ये वाला करो, चलो चलो लिखो बेटा, अगला प्रश्न लिखो।
अगला प्रश्न है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम लिखिए। 2023 में पूछा जा चुका है ना क्वेश्चन। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम लिखो। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम लिखना है हमें। देखिएगा, प्रथम नियम फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम में पहले लिख देता हूं, फिर द्वितीय नियम लिखूंगा। प्रथम नियम क्या कहता है? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहता है, किसी विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यानी कि जितना पदार्थ इलेक्ट्रोड पे, जैसे मान लो ये आपके पास, इसमें आपने धारा पहुंचाई, ये आपका, ठीक है ना, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, ठीक है। इसको और इसको आपने जोड़ दिया और अब इसमें धारा आपने पहुंचाई, इसमें आप धारा पहुंचा रहे हैं, है ना, ठीक है ना, इसमें आप धारा पहुंचा रहे हैं। तो ये आपका जो एनोड है ना, एनोड पे कौन से कण आएंगे? ऋण आवेशित कण। जो ऋण आवेशित कण है वो एनोड पे इकट्ठे हो जाएंगे और कैथोड पे धन आवेशित कण इकट्ठे हो जाएंगे। इस विलयन में जो क्या भरा हुआ है, इस विलयन में विद्युत अपघट्य क्या है? इस विलयन में, इस बीकर में विद्युत अपघट्य है। अब विद्युत अपघट्य किसी का भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड का भी हो सकता है जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, या पोटेशियम या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय विलयन, या गंधक अम्ल का जलीय विलयन है। तो भैया ये जो पदार्थ हैं H और Cl, है ना, अब जैसे H धनायन, तो H धनायन किस पे मिलेगा आपको? इस पे इकट्ठा हो जाएगा। H धनायन किस पे जाके इकट्ठा हो जाएगा? इस पे। और Cl ऋणायन किस पे इकट्ठा हो जाएगा? इस पे। तो इस पे जो पदार्थ की मात्रा इकट्ठी हुई है किसी इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रोड है? 2 इलेक्ट्रोड। तो विद्युत अपघटन से, इसमें विद्युत अपघटन कब होगा? जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें विद्युत धारा भेजेंगे, तो इसमें विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन से क्या होगा? जो आपका HCl है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, H धनायन और H ऋणायन में बढ़ जाएगा। अब उसमें किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा इकट्ठी होती है, वो पदार्थ की मात्रा इसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अगर धारा ज़्यादा बहेंगे, ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो ज़्यादा पदार्थ इकट्ठा होगा, और कम धारा प्रवाहित करेंगे तो कम पदार्थ इकट्ठा होगा। कहने का मतलब ये। और धारा किसे कहते हैं? धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। ये भी हम आपको धारा की परिभाषा बता देते हैं। तो लिखो, अब भैया इसमें लिखेंगे हम I एम्पियर। लिखो बेटा, माना I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा t सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक? समय t सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, t सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, या प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है, W ग्राम
पदार्थ मुक्त होता है ना। W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है, इसलिए इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, फेराडे के विद्युत अपघटन, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार ये जितना पदार्थ मुक्त हुआ है, ये जो मुक्त पदार्थ है, लिखा ना कि मुक्त पदार्थ की मात्रा धारा के समानुपाती होती है। धारा बोले तो आई, मुक्त पदार्थ की मात्रा धारा के समानुपाती होती है, ठीक है ना। अब धारा किसको कहते हैं, मैंने अभी बताया था, आवेश प्रवाह की दर। आवेश मतलब Q, और T सेकंड में बहने वाला अगर आवेश Q है, T सेकंड में किसी चालक में या किसी विद्युत अपघट्य में T सेकंड में बहने वाला आवेश Q है, तो धारा I है, तो I = Q/T, तो I की जगह आ जाएगा Q/T, ठीक है ना। अब यहां तक आगे है ना। इसके बाद में देखिएगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया। प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, अरे यहाँ मैंने गलत लिख दिया, सॉरी यहाँ सही सुधारो बेटा। धारा की नहीं, बहने वाली धारा, विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। मात्रा का मतलब यहाँ पे आवेश से है, मात्रा का मतलब यहाँ से किससे है, आवेश से है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे 1, तो तिरछा गुणा करो तो बोलो Q बराबर क्या निकलेगा, Q बराबर हो जाएगा आपका IT। Q बराबर क्या हो गया, IT, Q बराबर IT, तो Q की जगह आ जाएगा IT और W बराबर। अब ये समानुपाती का निशान हटेगा, तो ये Z आ जाएगा इसके लिए, ZIT। यहाँ पे Z क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। जहां यह लिख दो, जहां Z बराबर क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है। Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये फेराडे का प्रथम नियम है भैया। अब फेराडे का द्वितीय नियम भी हमें लिखना है, और बहुत अच्छा नियम है, द्वितीय नियम भी हम बताएंगे आपको भैया फेराडे का। चलो, फेराडे का द्वितीय नियम, फेराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, जब श्रेणी क्रम में लगे हुए, लिखो बेटा, जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों से विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित विभिन्न पदार्थ,
पदार्थ, विभिन्न पदार्थ, विभिन्न पदार्थों की मात्राएं, विभिन्न पदार्थों की मात्राएं, विभिन्न पदार्थों की मात्राएं, विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती। ये आपकी मैंने इसका ये नियम लिखा दिया, फेराडे का द्वितीय नियम है। अब इस नियम को हम समझेंगे कि भैया श्रेणी क्रम में जो आपके विभिन्न विद्युत अपघट्य हैं वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। तो जब श्रेणी क्रम में विद्युत अपघट्य दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उस समय की स्थिति है। तो माना कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्यों में विद्युत की समान मात्रा आप भेजते हैं। जैसे श्रेणी क्रम में हम ले लेते हैं दो विद्युत अपघट्य, यहाँ से ले लो आप, ठीक है। इसमें आपका एक ये, ठीक है, और एक और ले लो बीकर, आपका ये बीकर है, इसके पास ऐसा एक बीकर और ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, और ये हो गया आपका ठीक। देखो ये दो विद्युत अपघट्य हैं, इन दोनों में विद्युत अपघट्य भरा हुआ है भैया। है ना। देखो इसका ये एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, है ना। इसका एनोड धनावेश, ये धनावेश है, और ये ऋणावेश है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको हमने इससे जोड़ दिया, बैटरी से, सेल से, है ना, या परिपथ से जोड़ दिया। इसमें यहाँ से हम इसमें विद्युत धारा भेजेंगे, है ना, ठीक है ना। और ये इसका ये ऋण सिरा, ये धन सिरे से, ऋण सिरा धन सिरे से, ठीक है। ये परिपथ हमारा कंप्लीट करा हमने। अब इसमें क्या है कि ये कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्यों, लिखो बेटा, माना श्रेणी क्रम में जुड़े दो विद्युत अपघट्य, माना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्यों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर, समान मात्रा प्रवाहित करने पर विक्षेपित पदार्थ की मात्राएं, विक्षेपित है ना, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, चाहो तो मुक्त हुआ पदार्थ कहो या विक्षेपित कहो, तो करने पर विक्षेपित पदार्थ की मात्रा
विक्षेपित या मुक्त पदार्थ की मात्राएं क्रमशः हमने माना W1 व W2 है। क्या मान लिया हमने? W1 व W2 है तथा उनके रासायनिक तुल्यांक तथा उनके रासायनिक तुल्यांक तथा उनके रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1 व E2 है तथा उनके रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1 व E2 है। तो देखो भैया, जो पदार्थ की मात्रा है W वो समानुपाती होती है रासायनिक तुल्यांक के, है ना। पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है किसके? रासायनिक तुल्यांक के, ठीक है ना। यहाँ पे हम स्थिरांक कहेंगे डायरेक्ट। देखिएगा अब इसके बाद में ये मैंने इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, W बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे कोई सा भी आप स्थिरांक मान लो, चलो K मान लो, K डॉट E मान लो। W बराबर K डॉट E। K क्या है? यहाँ लिख देंगे जहाँ के स्थिरांक क्या है, मतलब भैया आपका K एक स्थिरांक है, ठीक है ना। तो K बराबर क्या हो जाएगा भैया बताओ? W अपॉन E होगा कि नहीं होगा? क्योंकि E गुणा में है तो कहाँ जाएगा? बटे में आ गया। अब यहाँ पे अपने पास पदार्थ कितने हैं? दो विद्युत अपघट्य कितने हैं? 2 विद्युत अपघट्य। इसलिए दोनों के लिए अलग, ये दोनों के लिए क्या होगा? पहले के लिए तो W1, इसलिए लिखो बेटा, पहले लिखो, पहले प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए, प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए, प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए क्या हो जाएगा बेटा? W1 बटे E1 बराबर के, फिर लिखो द्वितीय, ये पहला वाला इसके लिए। अब इसके लिए बात कर रहे हैं, द्वितीय विद्युत अपघट्य के लिए, इसके लिए हो जाएगा W2 अपॉन E2 बराबर के, ठीक है ना। चलो अब देखिएगा, ये जो K है ना, ये K का मान यहाँ पे रख देंगे, ये मान यहाँ रख देंगे। इसलिए W1 बटे E1, और इस K की जगह देखिएगा, इस K की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आ गया। बोलो तो W2 बटे E2। ये हमने आपके सामने यहाँ तक आ गया। बात समझ में आ गई ना आपको? अब देखिएगा, एम्प्लाइज डेट W1, ये इसकी जगह ये चला जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, तो W एक तरफ हो गया, E एक तरफ, और यही फैराडे का कौन सा नियम है? यही फैराडे का द्वितीय नियम है। यही फैराडे का द्वितीय नियम, यही फैराडे का द्वितीय नियम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट